साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर हमें भाज्य संख्याएं दी हुई है और इन सभी भाज्य संख्याओं को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारा 140 है ना। तो 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अब ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहली है 2, फिर है 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में 17 और फिर 19, ऐसे बहुत सारी संख्याएं है ना। लेकिन कम से कम हमें इतनी याद होनी चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाज्य संख्या में 2 का भाग देंगे। अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देना है, और नहीं जाता है तो फिर आगे कंटिन्यू चेक करते रहना है। तो सबसे पहले हमें पता है ये एक सम संख्या है, तो हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो हमें पता है कि भाई 14 में 2 का भाग 7 बार जाता है ना, 2 सत्ते 14, और फिर आगे 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये भाग जाएगा 70 बार। 2 का हमने भाग दिया, कितनी बार भाग गया, 70 बार भाग गया। फिर से ये सम संख्या है तो फिर से हमें 2 का भाग देना है। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक देते रहना है। तो फिर से 2 का भाग देंगे। अब 70 में 2 का भाग देंगे, है ना। तो देखो 2 तिया 6 होता है, फिर बचा 1, उतारा 0, और 2 पंजे 10, कितनी बार भाग गया, 35 बार भाग गया, है ना। अब ये विषम संख्या, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का चेक करेंगे। अब 3 का चेक कैसे करना, जो 3 और 5 है उसको जोड़ो। तो 3 और 5 होता है 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 में, तो 5 में भाग जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 का भाग देंगे। 5 7 35, 7 बार भाग गया। अब 5 का भाग भी नहीं जा रहा तो किसका देंगे, 7 का। तो 7 का 7 एकम 7। ठीक है, तो ये 140 मुझे चाहिए। अब ये 140 कैसे मिलेगा, अब इसको समझो भाई। 140 जो है वो मुझे कैसे मिलेगा, तो जब इन सभी अभाज्य संख्याओं का मैं गुणा करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, गुणा करो सबको, 2 दूनी 4, चारों पंजे 20, 20 का 7 से गुणा, तो 20 × 7 हो जाएगा 140। समझ गए। तो हमने क्या किया, ये हमारी भाज्य संख्या थी। ठीक है, और ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। और जैसे ही इन अभाज्य संख्याओं का मैं गुणा करता हूं तो मुझे वापस क्या मिल जाता है, भाज्य संख्या मिल जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने भाज्य को अभाज्य में बदल दिया, और यही हमें प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ 140 के गुणनखंड क्या क्या है, तो देखो 140 के गुणनखंड आए 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 2 2 बार आ रहा है ना, तो किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 बार 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। फिर आगे क्या है, गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आपका रफ वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रफ काम हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इसके साथ कर भी सकते हो, है ना। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। दूसरा है 156। तो अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप कॉपी में भाग दे देना, है ना। 2 सत्ते 14 होगा, हासिल का 1 बचेगा, 2 अट्टे 16 होगा, कितनी बार भाग जाएगा, 78 बार। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 त्रिया 6 होता है ना, 7 में से 6 गया, बचा 1, तो 2 9 18। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर होता है 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, और यहाँ आ जाएगा 3 त्रिया 9। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर है 3825। तो अब हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये एक विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम 3 का चेक करेंगे, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 और 8 होता है 11, 11 और 2 होता है 13,
13 और 5 होता है 18, 18 3 के पहाड़ी में आता है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। तो चलो भाग देते हैं। 3 एकम 3 बचा 0, 3 दूनी 6 हासिल के बचे 2, 7 त्रिया 21 हासिल का बचा 1 और तीनों पंजे 15। फिर इसमें देखो जोड़ के देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है। चलो ठीक है। तो अब देखो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 12 में भाग देंगे, तो 3 चौक हो जाएगा 12 हासिल के बचेंगे 0, 3 दूनी 6 होता है हासिल का बचेगा 1, तीनों पंजे 15। फिर हम चेक करेंगे 3 का, तो 5 और 2 7, 7 और 4 होता है 11। तो अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 5 का, क्योंकि पीछे 5 है। तो देखो 4 में भाग नहीं जाएगा, हम 42 लेंगे। तो 8 पंजे 40 होता है, 8 बार भाग गया, पीछे बचे 2 और 5 25, फिर 5 है पीछे तो 5 का भाग देंगे। अब 5 एकम 5 एक बार भाग जाएगा और बचेगा कितना, 3, शेष पर 3 बचेगा, ये हो गया 35 और 5 साते कितना होता है 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ 17 में 17 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या मिले हमको मिले 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और यहाँ 3 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5, 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 गुणा 17। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो कितना है 5005, तो 5005 में सीधा किसका भाग जाएगा, 5 का, क्योंकि देखो ये विषम संख्या है, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 होता है, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 5 का भाग देंगे, तो ये हो गया 5 एकम 5, फिर 0 5 एकम 5। अब देखो यहाँ है 1001, तो 1001 में देखो 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अब हमें 7 का चेक करना है कि 7 का भाग जाता है या नहीं जाता, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 फिर 13 फिर उसके बाद 17 और 19, तो इन सब का हमें चेक करना है। तो 5 का नहीं जाता तो अब किसका चेक करेंगे, 7 का। तो हम क्या करेंगे, 1001 में 7 का भाग देंगे, तो देखो 7 एकम 7 बचा 3 उतारेंगे 0, 7 चौक 28 है ना, बचा 2 उतारेंगे 1, 7 त्रिया 21, भाग पूरा पूरा गया, यानी 7 का भाग कितनी बार गया, 143 बार, तो ये 143 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो 7 का भाग जा रहा है क्या, अब 7 का भाग आगे नहीं जा रहा है, तो 7 का नहीं जा रहा है तो हम किसका चेक करेंगे, 11 का। तो अब हम 143 में 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, पीछे बचा 3 उतारा 3, 11 त्रिया 33 है ना, तो हमारा आंसर कितना आया 13। तो 7 का 11 का जब हम भाग देंगे, किसका, 11 का, तो 11 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर मिला, देखो हमें आंसर मिला, इसके अभाज्य गुणनखंड मिले 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कोई भी घात वाला नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन में हमारे पास संख्या है 7429, तो ये एक विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का हम चेक करेंगे, तो देखो 9 और 2 होते हैं 11, 11 और 4 होता है 15, 15 में 7 जोड़ो तो 15 और 7 होते हैं आपके 22 है ना, और 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हम 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 है, तो अब सीधा 7 से चेक करेंगे इसको कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, सीधा किसका भाग जाएगा, 17 का। तो चलो हम 17 का भाग देते हैं 7429 में। ठीक है, सीधा किसका भाग दे रहा हूँ मैं, 17 का। तो देखो 17 में अगर 17 चौके में 4 बार भाड़ा बोलता हूँ तो 17 चौके होता है 68 है ना, फिर 14 में से 8 गए, कितने बचे 6, अगली संख्या उतारेंगे 2, 17 तिया होता है 51। ठीक है, 2 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, अगली संख्या उतारेंगे 9, और 17 साते 119 होता है ना, तो भाग कितनी बार गया, 437 बार। तो ये भाग हमारा गया है 437 बार। ठीक है, अब हम आगे भाग देंगे, तो आगे भाग देंगे तो अब भाग जाएगा 19 का। अब चेक करना है ना, मैंने चेक कर लिया है पहले से, 437 का भाग देंगे 19 में, तो देखो 19 त्रिया कितना होता है 57, तो 57 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब हम भाग देंगे 2 बार
19 दूनी 38। फिर 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5, संख्या उतारेंगे 7, और 19 त्रिया कितना होता है? 57 होता है। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया? 23 बार। और 23 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23। तो हमने जो भाग दिया है ना, तो यहाँ पर जो हमें अभाज्य संख्या मिली वो क्या मिली? 17 गुणा 19 गुणा 23, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर है 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 510 ये एक सम संख्या है, तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? 2 का। तो आप भाग देना, मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 होता है, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, फिर पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। अब ये विषम संख्या है, ठीक है, लेकिन इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का। कैसे पता चला? 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। अब 2 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा, हम 25 लेंगे। तो देखो तीनों आटे 24 होता है ना, यानी भाग कितनी बार गया? 8 बार, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर हम भाग किसका देंगे? देखो 8 5 13, यानी इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। तो देखो 5 एकम 5, पीछे कितना बच गया? पीछे हमारा बच गया 3, और 7 पंजे 35। फिर 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, 17 एकम 17। दूसरा देखो 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में हमें किस किस का भाग देना है? हमें देना है 2 3 5 7, है ना, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना। तो सबसे पहले ये सम संख्या है, तो हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। फिर ये विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो भाग देंगे, देखो 2 में तो जाएगा नहीं, 25 में देंगे। तो 3 अट्टे 24 होता है, तो 8 बार भाग गया, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर हम भाग देंगे अब 5 का, क्योंकि 3 का भाग अब नहीं जाएगा। तो 5 एकम 5, पीछे बचे 3, 7 पंजे 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। यानी 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, यानी अगर मुझे 510 चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 करूँगा। ठीक है, जब इन सब का गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 510 मिलेगा। इसी प्रकार हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये भी एक सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 चौके 8 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में हम 23 का भाग देंगे। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है? 92 के। तो 92 अगर हमें चाहिए तो 2 इंटू 2 इंटू 23 करेंगे। अब क्योंकि 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, इंटू 23। चलो, हमने इनके क्या कर दिए? हमने इनको भाज्य से अभाज्य संख्याओं में बदल दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम LCM ज्ञात करेंगे। किसका LCM ज्ञात करना है हमें? तो एक तो नंबर हो गया हमारा 510 और दूसरा नंबर हो गया 92। इन दोनों नंबर का हमें LCM चाहिए। ठीक है, तो LCM एलसीएम क्या होता है? जो हमने गुणनखंड किए हैं उसमें से प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात कहाँ लगानी है? जहाँ कॉमन संख्या हो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हमें उच्चतम घात लेनी है। तो उच्चतम घात क्या होगी? 2 की घात 2। तो इन दोनों में से हमें बड़ी घात लेनी है, तो यहाँ 2 की घात 2 हमें लेना है। फिर प्रत्येक गुणनखंड लेना है, ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो 3 हमें लेना है। ठीक है, फिर 5 भी लेना है, 17 भी लेना है, और फिर 23 भी लेना है, यानी प्रत्येक गुणनखंड लेना है। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसमें हमें उच्चतम घात लेनी है। अब जब हम इन सब का गुणा कराएंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? LCM मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये हमारा रफ वर्क है ना। चलो, तो अब इन सब का हम गुणा कराते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 4, 2 इंटू 2 4,
फिर 4 का 3 से गुणा करना है, फिर इन सब का गुणा करना है। तो मैं कैलकुलेटर में गुणा कर लेता हूँ ताकि अपना समय खराब ना हो। तो इसका आंसर आ रहा है 23,460। 23,460 ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, तो हमें वो गुणनखंड लेना है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है ना, उस गुणनखंड को लेना है। साथ में हमें कौन सी घात लेनी है, निम्न घात लेनी है। ठीक है, एचसीएफ में तो निम्न घात लेनी है और एलसीएम में उच्चतम घात लेनी है। एलसीएम में हम प्रत्येक गुणनखंड लेते हैं, जबकि एचसीएफ में हमें प्रत्येक गुणनखंड नहीं लेना है, हमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात 2 है। तो हमें कौन सा लेना है, निम्न घात यानी छोटी घात वाला। तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। और जांच कैसे करनी है, तो जांच के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है ना। फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है ना, इसका गुणा a इंटू बी के बराबर होता है। a और b क्या है, संख्या, हमारी 2 संख्या 510 और 92। ठीक है, एलसीएम हमने कितना निकाला, तो एलसीएम हमारा हो गया 23,460 इंटू एचसीएफ कितना हो गया, 2 बराबर a हमारा कितना है 510 इंटू बी कितना है 92। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले 23,460 का 2 से गुणा करता हूँ। तो ये हो गया 0, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर गुणा कितना आया, 46,920। यहाँ पर भी 46,920 आना चाहिए। तो हम 510 का 92 से गुणा करेंगे, तो 2 का 0 से गुणा हो गया 0, फिर 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। 9 का 0 से गुणा 0, फिर 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4, 46,920। ठीक है, तो यहाँ हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो एकदम सही है। तो इस प्रकार से आपको ये सेकंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम तीसरा करेंगे। तो थर्ड में देखो 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये एक सम संख्या है, तो देखो भाग देंगे, 2 एकम 2 पीछे बचा 1, 2 छंग 12 पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। अभी भी ये हमारी सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे, 2 अंटे 16 और 2 चौक 8, अभी भी सम संख्या है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 3 का, क्योंकि 21 3 के पहाड़ में आता है। तीनों साते 21, अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7। तो अगर मुझे 336 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर देखो 2 को मैं कितनी बार गुणा कर रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ हम इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं। फिर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो ये इसकी क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 54, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14। अब 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ 2 1 है और 3 3 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 इंटू 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, अब हमें 336 और 54 का सबसे पहले क्या निकालना है, चाहे आप एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, जो आपकी मर्जी है ना। तो हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की उच्चतम घात। तो देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, बड़ी घात लेनी है। तो हम यहाँ 2 की घात 4 लेंगे, इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। तो हमें उच्चतम घात लेनी है। उच्चतम घात क्या है, 3 की घात 3। तो यहाँ हम 3 की घात 3 लेंगे। फिर हमें 7 भी लेना है, क्योंकि हमें प्रत्येक गुणनखंड लेना है। ठीक है, पूरे गुणनखंड लेने हैं, लेकिन जब दोनों में है तो 2 एक बार लेना, और वो कौन सा लेना, उच्च घात वाला लेना है। तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम हो गया। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा। अब 2 की घात 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पहले इनको गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 हो गया। फिर 3 का 3 से गुणा, तो 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, ये हो गया 27 इंटू 7। तो इन सब का जो है
मैं कैलकुलेटर से गुणा कर लेता हूँ, कितना आता है चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर इसका गुणा हो रहा है 16 इंटू 27 इंटू 7, 3024, यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 3024 हो गया। अब हम 336 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हमें निम्न घात लेनी है, यानी 2 की घात 1 लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 1। फिर देखो 3 भी है दोनों में, है ना, और 3 की निम्नतम घात कितनी, 1 है, और नीचे 3 है, तो हमें छोटी घात लेनी है। छोटी घात क्या है, 1 है, यानी हमें 3 लेना है। क्योंकि 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, इसलिए हमें दोनों लेने पड़ेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात, है ना, 2 और 3 का गुणा करो कितना होता है, 6। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें जांच करनी है कि हमने जो ये एलसीएम एचसीएफ निकाले वो सही है या नहीं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, ए इंटू बी। तो एलसीएम हमने कितना निकाला, एलसीएम हमने निकाला 3024 गुणा एचसीएफ कितना निकाला, 6। ए और बी हमारी क्या हो गई, ये दोनों संख्या हो गई, यानी 336 और 54 हो गया। तो सबसे पहले 3024 को हम 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 6 का गुणा करते हैं, देखो 6 चौक 24, हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, हासिल का 1, 6 और 0 का गुणा 0 और ये 1 जोड़ेंगे तो 1, और 6 त्रिया 18। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा, 18,144। अब यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 18,144 आना चाहिए। तो चलो करते हैं गुणा, 336 का 54 से गुणा करते हैं। तो 6 चौक 24, हासिल के 2, 4 त्रिया 12 और 2 14, हासिल का 1, 4 त्रिया 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, गुणा 6 पंजे 30, हासिल के 3, 5 त्रिया 15 और 3 18, हासिल का 1, 5 त्रिया 15 और 1 16, जोड़ेंगे 4 4, 8 और 3 11, हासिल का 1, 6 7 और 1 8 और ये 1, 18,144। यानी कि हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं वो हमारे सही है, क्योंकि यहाँ पर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो पूर्णांक दिए हैं इनके पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इसके बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ मेरे पास 3 नंबर है। सबसे पहला नंबर क्या है, 12, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये एक सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 छंग 12, कितनी बार गया, 6 बार भाग गया। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 त्रिया 6, अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 12 है इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 2 इंटू यहाँ पर कितना हो गया, 3, है ना। अब गुणा करेंगे वापस कितना आएगा, 12 आएगा। फिर दूसरी संख्या हमारी क्या है, 15, तो हम 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये एक विषम संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, तो तीनों पंजे 15। अब किसका जाएगा, 5 का, 5 एकम 5। तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। फिर है 21, 21, तो 21 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का, तीनों 7 21। फिर किसका जा रहा है, 7 का, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम। ठीक है, हमें इनका एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम क्या होता है, जो भी हमने गुणनखंड किए हैं उसके प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, और अगर कहीं कॉमन गुणनखंड है तो उसकी निम्न घात लेनी है। तो देखो यहाँ पर 2 की घात 2, ये गुणनखंड किसी में नहीं है तो इसको हमें लेना है, 2 की घात 2 को हमें लेना है, ठीक से समझना है इसको। फिर दूसरा गुणनखंड यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमें सिर्फ एक बार 3 लेना है ना, क्योंकि तीनों में सेम है, तो हमें केवल एक बार 3 लेना है। फिर 3 को छोड़ो तो कौन बच गया, 5, 5 भी एक अकेला है तो 5 को लेना है, 7 को भी लेना है। यानी हमें प्रत्येक गुणनखंड को निम्न घात को लेना है। प्रत्येक गुणनखंड में देखो यहाँ 2 है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी, लेकिन 3 तीनों में है, तो हमने 3 केवल एक बार ही लिया। समझ आया।
चलो ठीक है, अब इन सब का गुणा करेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया 4, फिर 4 का 3 से गुणा, 4 त्रिया 12, फिर 12 का 5 से गुणा, 12 पंजे 60, फिर 60 का 7 से गुणा, तो 6 सत्तू 42 और ये 0 कितना हो गया, 420। यानी कि 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना है, 420 है। अब 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ भी निकालना है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात। उभयनिष्ठ मतलब ऐसा गुणनखंड जो तीनों संख्या में हो। तो देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है ना। और निम्नतम घात है कितनी, 1 घात है सब पर। तो यहाँ इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। फिर देखो सेकंड में हमारी सबसे पहली संख्या है 17, और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 17 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 17 एकम 17, यानी अगर मुझे 17 लिखना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, केवल 17, और हम चाहे तो इसके साथ 1 का गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि 17 का 1 से गुणा करने पर हमें 17 ही मिलता है ना। फिर है 23, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 23 इंटू 1, 23 का 1 से गुणा करने पर हमें 23 मिलेगा। 29, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ भी 29 का 1 बार ही भाग जाएगा, 29 एकम 29। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या हो गया, तो देखो एलसीएम आपको पूरा लिखना है ना, 17, 23, 29 का एलसीएम बराबर, ऐसे करके लिखना है आपको। तो एलसीएम होता है इनकी प्रत्येक घात को, हमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है। तो यहाँ पर 17 है, 23 है और 29 है, इन तीनों को लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, जो भी इसका गुणा करने पर आंसर होएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलो हम गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेटर से करता हूँ मैं ताकि अपना समय खराब ना हो। 17 गुणा 23 गुणा 29, तो आंसर आएगा 11,339। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एचसीएफ होता है इनके जो ये अभाज्य गुणनखंड है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें लेना है, जो तीनों में हो। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो अब हम थर्ड करेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना। तो अब देखो थर्ड है, इसमें हमारे पास 3 नंबर है। सबसे पहला है 8, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर इसको मैं 2 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। और इसके साथ गुणे में 1 भी लिख सकता हूँ। फिर 9, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3, तो 3 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ और गुणे में 1 लिख सकता हूँ। फिर है 25, तो देखो 25 में 5 का भाग जाता है, 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ भी 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2 गुणा 1, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इनका जो एलसीएम है ना, यहाँ पर इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। 8, 9 और 25 का जो एलसीएम है वो क्या है, प्रत्येक गुणनखंड लेना है आपको और उसकी उच्चतम घात लेनी है। तो 2 की घात 3 हमें लेना है, 2 की घात 3 हमें लेना है, फिर 3 की घात 2 लेना है और 5 की घात 2 लेना है। सबका गुणा करेंगे। देखो 3 की घात 2 कितना, 2 की घात 3 कितना हो गया, 8, 3 की घात 2 कितना हो गया, 9, और 5 की घात 2 कितना हो गया, 25। तो ये हो गया 8 9 72 और इंटू 25, दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखो 72 इंटू 25 कितना होता है, 1800, है ना, 1800। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आप चाहो तो यहाँ 1 का भी गुणा कर सकते हो, लेकिन हम जानते हैं 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलेगी। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब 8, 9 और 25 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ क्या होगा, इनमें कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में है, तो वो क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। प्रश्न संख्या 4 है, एचसीएफ 306 और 657, यानी हमारे पास 2 नंबर है 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ
बराबर 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें HCF 9 दिया हुआ है। LCM 306 और 657, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? A इंटू B होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है HCF हमें दिया हुआ है, कितना है HCF 306 और 657, हमें कितना दिया हुआ है? 9, यानी इन दोनों नंबर का HCF हमें दिया हुआ है। LCM हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है, इन दोनों नंबर का LCM ज्ञात करना है। A हमें दिया हुआ है, एक नंबर हमें दिया हुआ है 306 और दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 657, तो ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्मूला लगाना है सीधा। फॉर्मूला क्या लगाना है? हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? A इंटू B होता है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है? इनके मान रखने हैं। तो सबसे पहले देखो LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह LCM ही आएगा। HCF हमें दिया हुआ है, HCF हमें कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह 9 आ जाएगा। A हमें दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई है 306 और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 657, ये हमें सब दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? LCM को यहीं रखेंगे, 9 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ 9 गुणे में है, तो उधर किस में जाएगा? भाग में। भाग मतलब बट्टा, है ना। तो यहाँ LCM अपनी जगह पर है, 306 गुणा 657 भी अपनी जगह पर है। ये 9 उधर जाएगा, 9 इधर किस में? गुणे में, तो उधर किस में जाएगा? बट्टे में। तो ये हो जाएगा बट्टे 9। अब देखो 306 और 9, इन दोनों में 9 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा भाई? 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इन दोनों में 9 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 306 में 9 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देते हैं, चलो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, पीछे बच गया 3, उतारा 6, 9 चौक 36 होता है। भाग कितनी बार गया? 34 बार। तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो यहाँ ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 34 बार, है ना, यानी 34 इंटू 657 बट्टा 1। 1 को हमें लिखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 34 का सीधा सीधा 657 से गुणा करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से गुणा कर लेता हूँ, देखो कितना आता है। कैलकुलेटर से गुणा करने पर आ रहा है हमारा 22,338, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा LCM हो जाएगा, इन दोनों नंबर का LCM। ऐसे करके लिखो, ठीक रहेगा। LCM होगा किसका? 306 और 657 का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो पहले हम प्रश्न को समझते हैं। मैं दिया है कि ये जो n है वो हमारी क्या है? प्राकृत संख्या। n हमारी प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक चलती रहती है। ये हमारी प्राकृत संख्या है, यानी n की जगह कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो 1 से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया? 6 की घात n दिया। अब ये जो 6 की घात n है, क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगा? यानी जब 6 की घात n की जगह मैं 1 रखता हूँ, 6 की घात 2 रखता हूँ, 6 की घात 3, 6 की घात 4, ऐसे में डॉट डॉट कोई भी n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या रखता हूँ, तो इनको जब हम हल करेंगे, जैसे 6 की घात 1 का मतलब कितना हो गया? 6, 6 की घात 2 का मतलब 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36, 6 की घात 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। तो 36 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 216। तो इस प्रकार से हम 6 की घात 4, 6 की घात 5 ऐसे सबको सरल करेंगे तो इसका जो भी मान आएगा, यहाँ इकाई के स्थान पर कभी 0 आएगा या नहीं आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को देखो 0 कब आता है ये समझो। जब मैं 2 का 5 से गुणा करता हूँ, 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है, तब पीछे हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो अगर यहाँ 6 की घात n में मैं इस 6 के गुणनखंड करता हूँ और इस गुणनखंड में मुझे 2 और 5 का गुणा मिलता है तो इसके पीछे 0 मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? इसको हम ऐसे करेंगे भाई, 6 की घात n है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को मैं 2 गुणा 3 और फिर घात कितनी यहाँ ऊपर n लिख सकता हूँ। अब इसके गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड 2 इंटू 3 आए, जबकि हमें गुणनखंड क्या चाहिए? 2 इंटू 5 चाहिए, तब वो 0 पर समाप्त होगी, है ना। तो ऐसा तो गुणनखंड हमें इसमें नहीं मिल रहा है, तो
अब इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 into 5 के रूप नहीं बनाती है ना, का रूप नहीं बनाती है। अतः 6 की घात n है ना, किसी भी प्राकृत संख्या, n क्या है? n, 6 की घात n, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब क्योंकि इसका गुणनखंड 2 into 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस यही इसका आंसर है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए। यानी 7 into 11 into 13 plus 13 ये एक संख्या बनेगी, और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इन सब का गुणा करने पर 5 जोड़ने पर एक संख्या बनेगी। भाज्य संख्याएं क्यों है? अब ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये क्यों है वो हमें बताना है। तो देखो, एक तो संख्या होती है भाज्य और दूसरी संख्या होती है अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य की एक और परिभाषा होती है। परिभाषा क्या होती है कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है। जबकि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। और केवल 2 गुणनखंड में भी कौन? एक तो वह स्वयं और एक 1। ठीक है, ये 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी अभाज्य संख्या 2 की, 3 की और 5 की, तो 2 के क्या गुणनखंड है? 2 into 1 है ना, 2 एकम 2। फिर 3 के क्या गुणनखंड है? 3 into 1। 5 के क्या गुणनखंड है? 5 into 1 है ना। एक तो स्वयं है और एक दूसरा 1 है। तो इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 8 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 2 into 2 into 2 into 1, लास्ट में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो 2 into 2 into 1, तो 2 और फिर ये 1, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, है ना। तो भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि भाई ये क्यों भाज्य संख्या है। तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या हमारी क्या है? 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब देखो, यहाँ तो इंटू है और यहाँ प्लस है। जब कोई भी संख्या में इंटू लगा हुआ हो तो वो पूरी एक संख्या गिनी जाती है। यानी इन सब का गुणा करके हमें क्या जोड़ना है? 13 जोड़ना है। लेकिन हम गुणा ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा स्टाइल से करेंगे। स्टाइल से कैसे करना? देखो, यहाँ प्लस है तो ये मेरा एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। यहाँ 2 पद बनेंगे। जब प्लस माइनस आता है बीच में तब पद बनता है। तो यहाँ 2 पद बन गए। अब इन दोनों पदों में एक संख्या कॉमन है। देखो, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो हम एक काम करेंगे, 13 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, है ना। और कॉमन हमेशा गुणे में आता है। तो 13 मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर क्या बचा? 7 गुणा 11 बचा, फिर प्लस का निशान बचा, और 13 मैंने बाहर ले लिया। तो 13 के साथ हमेशा क्या होता है? 13 into 1 होता है। तो 13 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 1 बचा, है ना। अब 13 इंटू, हम इसका आगे गुणा करा देंगे। 7 का 11 से गुणा क्या हो गया? 77, प्लस इसमें हमें कितना जोड़ना? 1। ठीक है, ये हो गया 13 इंटू 77 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 78, है ना। यानी ये जो भी संख्या है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड संभव है ना। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। ठीक है, संभव है। अतः यह भाज्य संख्या है। अब 2 से अधिक गुणनखंड संभव कैसे है? तो देखो, 13 तो अभाज्य हो गया। 78 को मैं अगर तोड़ूंगा
तो इसको मैं और भी ज़्यादा अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकता हूँ, है ना। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, इसलिए ये हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। फिर अगली संख्या हमको दी, दूसरी संख्या कौन सी दी, दूसरी संख्या दी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फिर +5, यानी ये पूरा एक पद है और ये दूसरा पद है। और इन दोनों पदों में देखो 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 में कॉमन ले लूँगा। तो 5 बार आ गया तो अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 बार आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, चलो 5 बार आ गया इंटू इन सब का गुणा करेंगे तो ये हो गया सांचंग 42, है ना। और फिर 4 × 12, 12 दूना 24 और 24 एकम 24। इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया 8, 6, 4, 10, हासिल का 1, 8, 9 और 1, 10, कितना बना 1008 और प्लस में कितना है 1 है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 × 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, कितना हो गया 1009 हो गया। यानी इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड संभव है ना, क्योंकि 1009 को हम और भी ज़्यादा इस गुणनखंड करा सकते हैं, 1009 के और ज़्यादा गुणनखंड करा सकते हैं, है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 6 करना है। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान दिया है और उसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक सोनिया नाम की लड़की है, वो एक चक्कर जब लगाती है ना सोनिया, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट उसको लगते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और उसी जगह पर रवि खड़ा है और रवि जब एक चक्कर लगाता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर है, एक ही समय पर। जैसे मान लो 6 बजे है तो 6 बजते ही 1 2 3 बोलते ही ये दोनों दौड़ना चालू करते हैं। तो जब ये एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है इसको, और रवि जब एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है। और ये चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा समय होगा, है ना, ऐसा कम से कम कौन सा समय होगा जब ये दोनों ही चक्कर लगाते लगाते वापस उसी स्थान पर किस समय पर पहुंच जाएंगे, वो हमें बताना है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि कम से कम वो कौन सा समय हमें वो बताना है। तो कम से कम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती है ना। तो छोटी से छोटी चीज़ हम कोई भी ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर लसप ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमें 2 नंबर दिए, एक तो 18 मिनट और एक 12 मिनट। तो हम 18 और 12 दोनों के क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो 18 एक सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 9 18 होता है। अब ये 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 होता है। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 होता है। फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 हमें कैसे मिला, 18 हमें 2 × 3 × 3 करने पर मिला। तो इसको हम 2 × 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। फिर 12 हमें कैसे मिल रहा है, तो यहाँ देखो 2 × 2, तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें 18 और 12 का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक गुणनखंड की, जो भी गुणनखंड हमें दिए हैं उसकी बड़ी से बड़ी घात हमें लेनी है। तो यहाँ देखो 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो बड़ी कौन है, 2। तो हमें 2 की घात 2 लेनी है। फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बड़ी घात कौन सी है, ये 3 की घात 1 है, ये 3 की घात 2 है। तो बड़ा हमारा 3 की घात 2 है, तो हम 3 की घात 2 लेंगे। दोनों को गुणा कराएंगे, देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। दोनों को गुणा कराओ, 9 चौक कितना हो गया, 36। यानी 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया दोनों उसी स्थान पर वापस मिलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।